अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जिसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं उसको स्टडी कर रहे थे। तो फर्स्टली जो सबसे पहले जो वीडियो बना इस चैप्टर पे रिलेटेड वो सबसे बेसिक इंट्रो बना था। देयर आफ्टर हमने 5.1 के रैंडमली काफ़ी सारे क्वेश्चन लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे और आज हम 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम 5.2 को। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया गया है हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई होगी, समांतर श्रेणी दी गई होगी और उसमें उस समांतर श्रेणी के अंदर ही हमें किसी एनवी पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने इंट्रो वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने nth टर्म फाइंड करने का किसी भी एपी के अंदर फाइंड करने का एक फॉर्मूला बताया था जो कि क्या था, an = a + n-1 × d था। तो अगर आपको इसको अप्लाई करने का कंसेप्ट मैंने उस टाइम बताया था, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, और नहीं भी अगर क्लियर है तो भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे क्लियर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक एपी है जो हमें दी गई है 2, 7, 12, ये ऐसे आगे बढ़ रही है और इसमें हमें इस एपी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर 10th की, ये जैसे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही हमें पता करना है कि 10वीं पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जब भी आपको कोई ये nth वाले पोजीशन पे टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपको सबसे पहले जो जनरल चीजें हैं जो कि हमने 5.1 में सीखी है, ए और डी, तो एपी का कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको हमेशा ए मतलब प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म एंड डी मतलब सारवंतर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ए और डी आपको पता रहे तो आप इसमें कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला काम क्या होना चाहिए, ए और डी को फाइंड आउट करना। तो ए आपको जैसे कि पता है फर्स्ट टर्म कहलाती है और डी क्या कहलाती है, किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर का डिफरेंस होता है। तो ए और डी सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो हियर फर्स्ट टर्म जिसे हम प्रथम पद भी बोलते हैं और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म कौन सी कहलाती है, जो सबसे पहले वाली टर्म होती है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 2 है। इसी तरह से डी को भी फाइंड कर लेंगे एंड कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम हिंदी में सार अंतर भी बोलते हैं और जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी को कोई से भी दो टर्म्स लेके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म मतलब a2 - a1 करके या an+1 - n लगा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए a2 की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म की वैल्यू यहाँ पे 7 है और a1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वन की ये 2 है। तो 7 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 5 आ चुका है। ये आपका d भी आ गया है, a और d मिल गया है। तो अब nth टर्म फाइंड करने वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। नाउ वी नो nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है a + n-1 × d। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला के अंदर हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे 10th टर्म जो भी क्वेश्चन में पूछी गई थी, a और d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जानी है और n क्या है, हमारे n क्या कह रहे हैं कि जो टर्म हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, n = 10th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 10 पुट करना है। तो a n d तीनों की वैल्यू हमारे पास में तो पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 - 1 और d की वैल्यू क्या है 5। चलिए सॉल्व आउट करते हैं। 2 + 10 में से 1 माइनस किया देन 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 + 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 45 + 2 क्या होता है 47। मतलब कि इस एपी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर
इसी सीरीज में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 10th वाली पोजीशन है, 10वीं जो पोजीशन होगी उस जगह आपको कौन सा नंबर लिखा मिलेगा? डेफिनेटली 47 लिखा मिलेगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 था √2 3√2 5√2। यहाँ पे इस एपी के अंदर हमें 18th टर्म फाइंड करनी है। 18वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो काम वही रहेगा, सबसे पहले ए और डी को फाइंड आउट कर देंगे। तो हियर ए, जिसको कि हम फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं या प्रथम पद भी बोलते हैं, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? सबसे पहले √2 वाली। ठीक है, अब इसी तरह से डी को फाइंड आउट कर लेंगे, जिसको कि हम कॉमन डिफरेंस या फिर सार अंतर भी बोलते हैं। वो कोई सी भी दो क्वांटिटी, आप ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग की दो ही है, आप कोई सी भी दो ले सकते हैं, लास्ट वाली 2 भी ले सकते हैं। तो देखिए लास्ट वाली 2 लेते हैं तो हम a3 में से a2 को माइनस कर देते हैं। तो a3 की वैल्यू क्या है? 5√2 माइनस a2 की वैल्यू क्या है? 3√2। तो माइनस करें 5√2 में से 3√2 गया तो क्या आया? 2√2। तो d की वैल्यू भी आपके पास मिल सकती है, a और d की वैल्यू। अब आपको n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपको? 18। तो n की वैल्यू क्या होगी? 18 हो चुकी है। अब a n और d तीनों की वैल्यू हमारे पास में है। सो nth टर्म का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ nth टर्म कौन सी है? 18। तो 18th टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं और a की वैल्यू क्या है? देखिए √2 प्लस n की वैल्यू 18 है माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2√2। तो चलिए आप सोल्व कर लीजिए। √2 प्लस 18 में से 1 को माइनस किया तो 17 मल्टीप्लाई 2√2। तो √2 17 को 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 2√2। तो अब ये 34√2 है और ये 1√2 है। 34√2 और 1√2 को प्लस करेंगे तो 35√2। तो आपको ये पता पड़ गया है कि इस वाली एपी के अंदर 18th टर्म पे जब आप जाके नंबर चेक करेंगे तो वहां आप कौन सा नंबर फाइंड करेंगे? वहां कौन सा नंबर मिलेगा? 35√2 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो हमें ये एपी देकर के इस पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करने को कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इसका अपोजिट है, मतलब आपको एपी तो गिवन रहेगी, अब 18th वाली पोजीशन ना देकर के डायरेक्ट आपको उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो दिया जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ यह नंबर इस एपी के अंदर किस पोजीशन पे है, कौन से स्थान पे आएगा। क्लियर है? इसका उल्टा है, बस आपको अब यह वो क्रम नहीं बताया जाएगा कि नंबर कौन से नंबर पे है? बस आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताइए वो नंबर तो दिया जाएगा, जैसे हमने ये वाला नंबर तो दिया जाएगा। अब ये उल्टा पूछा जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन को हम कहें कि √35 √2 तो दे देगा इस एपी का। अब पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से नंबर पे आएगा इस एपी में, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो 18th टर्म पे आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन और लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है 21 18 50 और इस तरह से पूछा जा रहा है कि इस वाली एपी में ये माइनस का 81 कौन सी पोजीशन पे आएगा, कौन n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पहले के क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू दी होती थी और इस क्वेश्चन में हमें n ही फाइंड करना है। n फाइंड करना है कि ये माइनस 81 कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन है एपी का, सबसे पहले आपको a और d को फाइंड कर लेना है। चलिए करते हैं। तो हियर यहाँ फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 21। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस या फिर जिसे हम सार अंतर भी बोलते हैं, d से जिसे डिनोट करते हैं, तो कोई सी भी दो कॉन्सेक्यूटिव लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो हम a2 में से a1 को माइनस करके देख लेते हैं। तो a2 की वैल्यू यहाँ क्या है? 18 और a1 की वैल्यू
21। तो 18 में से 21 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 21 में से 18 हो सकता है। तो 21 में से 18 माइनस 1 तो 3। अब इन दोनों नंबरों में से जिसकी जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन इस 3 के आएगा। तो 21 बड़ा है तो ये माइनस का था, तो ये -3 हमारी डी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें n फाइंड करना है। तो एज वी नो nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास a की वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, और ये nth टर्म फाइंड करने यहाँ पहले जो पोजीशन 18th टर्म फाइंड करते थे, मतलब ये वाला नंबर यहाँ आता था, है ना। तो यहाँ पे अब हमें ये नंबर फाइंड करना है। नंबर तो हमें दिया गया है, बस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे an की वैल्यू an इज इक्वल्स टू -81 दी गई है। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू हमारे पास -81 दी गई है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू आपके पास 21 है। n हमें पता ही नहीं है कौन सी पोजीशन पे, ये थोड़ी पता है, तो फाइंड करना है। n -1 और d की वैल्यू क्या है? -3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। -81 इज इक्वल्स टू 21 प्लस -3 को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दे। तो -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -3 है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। चलिए, अब ये लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन चुकी है। तो नंबर वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड कर देंगे। तो -81 इस 21 को जो पॉजिटिव था उधर आके किस में हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। इसी तरह से ये +3 था, इधर आके किस ट्रांसपोज करते -3 का हो जाएगा, और इधर ओनली -3 ऐड रह जाएगा। अब नंबर टर्म्स एक साइड रह चुकी है और n वाली टर्म एक साइड है। चलिए वेरीफाई फाइंड आउट करते हैं। पहले तो प्लस कर लेंगे। तो 1 2 4 5 तो 105 हो गया -3n। अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो -3 ये नंबर है, तो ये नंबर के साइड ही जाना चाहिए। तो -105। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर आने पे किसको होगा? डिवाइड में हो जाएगा -1, और इधर ओनली n बचेगा। माइनस का माइनस में डिवाइड करने से वो प्लस हो जाएगा, और 105 में 3 का डिवाइड करने से क्या आएगा? 3 3 से 9, 3 5 से 15। तो आपको ये पता पड़ गया कि वो nth टर्म मतलब ये माइनस का 81 कौन सी पोजीशन पे आएगा इस वाली एपी के अंदर? वो डेफिनेटली 35th टर्म मतलब 35वीं पोजीशन पे आपको ये माइनस का 81 देखने को मिलेगा। तो क्लियर है कि माइनस का 81 इस एपी में कौन से नंबर पे आएगा? 35th पोजीशन पे आएगा। इज इट क्लियर? बढ़िया है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। हाँ, इसका सेकंड एग्जांपल है, हमारे पास जो एपी गिवन है वह है 84 80 76, और आपको ये कहा जा रहा है कि 0 इस एपी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर 0 कौन से नंबर पे आएगा, है ना? 0 कौन से नंबर पे आएगा? तो क्लियर है, हमारे पास an की वैल्यू तो है, ये an इज इक्वल्स टू 0 है, लेकिन हमें n की वैल्यू पता नहीं है कि कौन सी पोजीशन पे है। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले फर्स्ट टाइम n d को फाइंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं वह क्या है? यहाँ पे 84 है, और इसी तरह से कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार अंतर भी बोलते हैं और d से जिसे डिनोट करता है, तो कोई से भी दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस a2 माइनस a1 कर देते हैं। तो a2 की वैल्यू है यहाँ पे 80 माइनस 84, माइनस करते हैं। 80 में से 84 नहीं जा सकता, 84 में से 80 को माइनस करते हैं, 4 आ गया। अब इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह उसके लग जाएगा, तो -4 हमारा डिफरेंस भी आ चुका है। अब नाउ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि an is equals to a plus n minus 1 into d होता है ना? तो an की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, a की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है, d की वैल्यू भी हमारे पास में है, केवल आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 84 है, प्लस n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू -4 है। ठीक है, चलिए
0 इज इक्वल टू 84 प्लस -4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -4n, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, नंबर वाली टर्म को इधर ले लेते हैं और वेरिएबल वाली टर्म उधर रख लेते हैं। ये 84 इधर प्लस का था, इधर आते माइनस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का 4 था वो इधर आते -4 हो जाएगा। सॉरी ये माइनस, हाँ सही है, इज इक्वल टू -4 है, ठीक है। अब बस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी है, तो -84 और -4 मिलके क्या हो गया, -88 इज इक्वल टू -4n। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 4 नंबर है तो उसको इधर ट्रांसफर करते हैं, मल्टी डिवाइड में आ जाएगा, -88 अपॉन -4 इज इक्वल टू n। तो माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो गया, और 88 के 4 का डिवाइड करने से क्या आ गया, 22 आ गया। मतलब कि इस वाली एपी के अंदर जो 0 आने वाला है वो डेफिनेटली कौन से नंबर पे आएगा, 22 के नंबर पे आएगा। 22nd पोजीशन पे आपको वो n की 0 मिलेगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं कि एक एपी के अंदर, एक समांतर श्रेणी के अंदर 6th टर्म है, एपी की बात की जा रही है जिसमें 6th टर्म जो है वो आपको दी गई है। मतलब 6th टर्म कौन सी होगी, A6 होता है। और A6 को हम कैसे फाइंड करते थे, जैसे A2 को हम कैसे फाइंड करते थे, A+2। थर्ड टर्म को हम कैसे फाइंड करते थे, A+2D। फोर्थ टर्म को हम कैसे फाइंड करते थे, A+3D। तो इसी तरह से 6th टर्म क्या होगी, A+5D होगी, ठीक है। तो A+5D की वैल्यू हमें दी गई है, 6th टर्म की वैल्यू 19 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और 17th टर्म, और इसी तरह से 17th टर्म भी हमें दी गई है, तो 17 को हम A17 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको AP के अंदर हम कैसे लिखेंगे, A प्लस, अब D का मल्टीपल क्या हो जाएगा 17 का, से 1 कम 16D। जैसे यहाँ 6 था तो D का मल्टीपल 6 से 1 कम हो गया 5D। 17 टर्म में D का मल्टीपल 1 कम 16D। तो 17 जो टर्म है वो भी हमें दी गई है, वो 41 है, ठीक है। दोबारा से बोलता हूँ, एक एपी के अंदर आपको एपी नहीं दी गई है, समांतर श्रेणी नहीं दी गई है, केवल आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ हिंट दिए गए हैं। वो क्या है कि किसी एपी के अंदर 6th जो टर्म है वो तो 19 है, और 17th टर्म जो है वो 41 है, ठीक है। और क्या दिया गया है, और पूछा है कि फाइंड द 40th टर्म, और आपको क्या पूछा है, A40 पूछा है कि 40th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। 40 टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, A+39D से हमें 40th टर्म को 40 वाली टर्म की वैल्यू मिल सकती है। क्लियर है याद है? तो चलिए अब यहाँ पे ये जो दो चीजें दी गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिए इसे, इसको दोबारा राइट डाउन कर लेते हैं नीचे एज गिवन, जैसा कि हमें दिया गया है A+5D की वैल्यू हमें 19 दी गई है, और इसी तरह से A+16D की वैल्यू हमें 41 दी गई है, ठीक है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, यह जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो गई है, टू वेरिएबल, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो चुकी है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के हमने पहले भी 9th में भी मेथड पढ़े थे, और 10th में भी, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, हाँ। तो हम इसको किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ग्राफिकल मेथड से, लेकिन सबसे इजी जो पढ़ रहा है हम एलिमिनेशन मेथड से कोशिश करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या क्या कहा जाता था कि किसी जो दो वेरिएबल दिए गए हैं A और D, उसमें से किसी भी एक का जो कोफिशिएंट है वो सेम कर दीजिए, मतलब उनका गुणांक सेम कर दीजिए। तो देखिए D का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, या D का कोफिशिएंट 16 है, ये तो सेम नहीं है। यहाँ A का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी A का कोफिशिएंट 1 है, तो बस हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये हमें मिल गया है कि 1 कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो बस हमें ये जो इक्वेशन 1 है इसलिए इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 में से 2, या चाहे तो 2 में से 1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम
इक्वेशन 1 समीकरण 2 में से एक को माइनस करने पे, तो चलिए माइनस करते हैं। a प्लस 5b इज इक्वल टू 19 था, a प्लस 16b इज इक्वल टू 41 था। तो जो माइनस कर रहे हैं तो जो नीचे वाली जो इक्वेशन रहेगी, नीचे वाली जो समीकरण रहेगी, उस माइनस का चिन्ह आने की वजह से उन सबके क्या बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। ये a प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, यहाँ जो प्लस 16 था ये भी माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ जो 41 था वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। प्लस a में से माइनस a को माइनस किया तो क्या किया, ये जो कंप्लीट क्रॉस आउट तो 0 हो गया। आगे चलते हैं। अब प्लस के 5 में से माइनस के 16d को माइनस करना है, तो प्लस 5 में से माइनस 16 नहीं हो सकता, लेकिन माइनस 16 में से प्लस 5 इजी वे में डिवाइड हो सकता है, तो माइनस हो सकता है। तो माइनस के 16 में से 5 को माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस 11d आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 में से 41 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 41 में से हम 19 को माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करते हैं, क्या आया है, तो ये माइनस का 22 आ गया है। हमें वैल्यू b की फाइंड करनी है, तो b इज इक्वल टू ये जो -1 d के साथ मल्टीप्लाई में था उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड में हो गया, माइनस से माइनस क्रॉस आउट, 11 में 22 में 11 का डिवाइड कितनी बार हो गया, 2 बार। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है। d हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, सार अंतर होता है। तो d की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, अब आपको a की वैल्यू भी चाहिए, है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे आप, अब जैसे ही d की वैल्यू है, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए और जहां ये d की वैल्यू आए वहां 2 पुट कर दीजिए, अपने आप a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में भी रखोगे तो भी मिल जाएगी, आप फर्स्ट में रखिए सेकंड में। तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट क्या थी, a प्लस 5b इज इक्वल टू 19 था, तो अब d जहां पे भी आ रहा है वहां हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो a प्लस 5 और d यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ d की जगह 2 पुट कर दिया, बस सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 19 और a इज इक्वल टू 19 माइनस 10, पहले जब प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया। तो इस तरह से a की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, 9 मिल चुकी है। तो यहाँ आके आपने देखा कि जब आपको AP ही नहीं पता थी तो भी आपने कितनी आसानी से A और D की वैल्यू फाइंड कर दी। अब A और D ही आपके पास आ चुका है, तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 याद कीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 6 नहीं याद कीजिए। उस क्वेश्चन में भी हमें यही क्वेश्चन दिया जाना था कि आपको A और D मतलब प्रथम पद और सार अंतर या फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू उसमें दी जाती थी और आपको कहा जाता था कि एपी फाइंड करो। तो बस अब तो प्रोसीजर सिंपल है। सो हमें एपी फाइंड करनी है, तो हमें पता है जो एपी की जो फॉर्म होती है, फर्स्ट टर्म हमेशा a होती है, सेकंड टर्म हमेशा a प्लस d होती है, थर्ड टर्म हमेशा a प्लस 2d होती है और फोर्थ टर्म हमेशा a प्लस 3d होती है। ऐसे करके आप कितनी भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a ही होता था, तो a1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास अब क्या आ रही है, 9। तो आपको ये फर्स्ट टर्म पता पड़ चुकी है उसे की। अब सेकंड टर्म मतलब a2 की वैल्यू क्या होती है देखिए, a प्लस d होती है। तो a की वैल्यू भी आपके पास है, d की वैल्यू भी आपके पास है। तो a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू 2 है, तो 9 प्लस 2 11। सेकंड टर्म भी आपके पास आ चुकी है। अब थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो a की वैल्यू आपके पास 9 है, 2 और d की वैल्यू 2 है। 9 प्लस 2 जा 4, तो 9 प्लस 4 क्या हो गया, 13। ये a3 भी आ चुकी है। तो आप केवल 3 टर्म, आप चाहे तो 4 टर्म में निकाल सकते हैं केवल, लेकिन आपको एक भी पूछी गई है तो कम से कम 3 टर्म तो फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम 3 फाइंड कर रहे हैं, चाहे तो 4 भी कर सकते हैं a प्लस 3d लगा करके। सो हमारी जो समांतर श्रेणी है, पहला पद क्या आया उसका 9 आ गई, सेकंड टर्म हमारी क्या आई 11, थर्ड टर्म हमारी क्या आई 13। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन था हमें एपी फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो इस तरह से हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें एपी नहीं गिवन हो
केवल और केवल ये बताया गया हो कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर है। क्लियर है? तो अभी तक हमने एपी को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, A40 पूछा था, 40 टर्म कौन सी थी? तो A40 इज इक्वल्स टू यह वैसे करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप इस क्वेश्चन के बाद में डायरेक्टली इस पे आ सकते हो, लेकिन मैंने केवल और केवल आपको वो एपी भी फाइंड आउट करना सिखा दिया है साथ के साथ, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए A40 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस 39D। तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, 39, और D की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या आई थी 2, जो हमने फाइंड आउट की थी। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 9 प्लस 39 2 से क्या होगा 78। तो 78 में 9 प्लस करते हैं 87, मतलब कि इस 80 में 40 वाली पोजीशन पे कौन सा नंबर आपको देखने को मिलेगा 87 देखने को मिलेगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और इसके आगे है, वो हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगने वाले हैं, तो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें दिया गया है कि एक एपी के अंदर एक समांतर श्रेणी में जो थर्ड टर्म है वो तो 16 है। हमें जो गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं पहले। हमें एक तो थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, a प्लस 2d से रिप्रेजेंट करते थे। a प्लस 2d की वैल्यू हमें गिवन है, तो थर्ड टर्म क्या दी गई है, हमें 16 दी गई है। ठीक है, और आगे ये बोलता है कि 7 इस एपी की जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। मतलब इस समांतर श्रेणी में जो 7वीं टर्म है वो 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है 12। तो 7वीं टर्म और 5th टर्म की बात आ रही है, तो हम पहले 7th टर्म और 5th टर्म को लिख लेते हैं। तो A7 की बात की जा रही है तो डेफिनेटली क्या होगी, A प्लस 7 में से एक टर्म 6D, और इसी तरह से 5th टर्म की बात की जा रही है तो वो क्या होगी, A प्लस 4D। क्लियर है? ये तो थी 7th टर्म और ये 5th टर्म। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 7th टर्म जो आएगी वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो मतलब अगर ज्यादा है तो मतलब A7 में से मैं अगर 7th टर्म में से 5th टर्म को माइनस करूंगा तो डेफिनेटली 12 आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में यही तो बात है। तो बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ने कहा कि अगर आप 7th टर्म में से 5th टर्म को माइनस करोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तभी इसका यही तो मतलब हुआ कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो वैल्यू पुट करेंगे जो भी वैल्यू है हमारे पास। तो A7th टर्म कौन सी है हमारी, A प्लस 6D है, ठीक है, माइनस 5th टर्म हमारी कौन सी है, A प्लस 4D है, इज इक्वल्स टू 12। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना कर सॉल्व कर सकते हैं, और आप सिमिलर ऐसे वन लाइन में भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, A प्लस 6D माइनस अंदर घुसेगा तो के साइन चेंज कर देगा, माइनस का A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12 हो चुका है। चलिए A में से प्लस A में से माइनस A किया तो क्या हो गया, ये तो बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया, 0 हो गया। अब प्लस के 6D में से माइनस 4D को माइनस करना है तो क्या आ गया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2D इज इक्वल्स टू 12। तो अब हमें D की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगा। तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 आ चुकी है। तो वापस काम नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी वो भी ले लेंगे और उसमें D की वैल्यू पुट करके हम A को भी निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। नाउ put in value of D in equation first। ओके, समीकरण 1 में D का मान रखने पर उधर ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू, सॉरी इसमें नहीं रख सकते, हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो दी जा रही थी हम इसमें पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसका डालना है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 गिवन था हमारे पास में। तो A की वैल्यू तो हमें निकालनी है 2 और D की वैल्यू आपके पास 6 आई है।
इज इक्वल्स टू 16। तो a प्लस 6 2 12 इज इक्वल्स टू 16। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 12 को उधर माइनस कर देंगे ताकि 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हमें उस AP को फाइंड करना था, है ना। क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको AP निकालनी है। तो हमें पता है कोई सी भी AP हो उसकी फर्स्ट टर्म हमेशा A होती है, सेकंड टर्म हमेशा A प्लस B होती है, जैसा अभी निकाला था। थर्ड टर्म हमारी A प्लस 2D होती है, फोर्थ टर्म A प्लस 3B होती है। इस तरह से कितनी भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं पहले। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू, तो A ही होता है, फर्स्ट टर्म तो A ही होती है। तो A1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 4, तो ये फर्स्ट टर्म होगी ना। सेकंड टर्म जिसको कि हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको AD करते हैं, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो D की वैल्यू हमारे पास में ऊपर क्या है 6, तो 6 प्लस 4 मतलब सेकंड टर्म हमारी क्या होगी 10 होगी। इसी तरह से A3 की वैल्यू निकाल लेते हैं A प्लस 2D, तो A की वैल्यू हमारे पास में 4 आई है 2, और D की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। तो 4 प्लस 6 2 12, 12 प्लस 4 क्या हो गया 16। ये थर्ड टर्म भी हमारी मिल चुकी है। तो वो आपकी AP क्या मिल गई आपको, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी 4 आई है, सेकंड टर्म की वैल्यू आपके पास 10 आई है, थर्ड टर्म की वैल्यू आपके पास 16 आई है। तो वो आपकी क्वेश्चन में आपको AP पूछी गई तो वो डेफिनेटली कौन सी है, ये रहेगी। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ये पूछा जा रहा है कि कितनी ऐसे नंबर हैं, 3 डिजिट के नंबर कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। लेकिन बात की जा रही है ओनली 3 डिजिट नंबर ही, 3 डिजिट नंबर की बात की जा रही है। तो हमें पता है पहला जो 3 डिजिट नंबर आता है वो 100 आता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में बाद में करेंगे। 3 डिजिट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 डिजिट है ना, 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, फर्स्ट 100 होती है, ठीक है। और लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है 999। इसके बाद 1000 आ जाता है, 4 डिजिट का नंबर आ जाता है। तो पहले 3 डिजिट नंबर तो ये होती है और लास्ट 3 डिजिट नंबर ये होती है। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि 7 से डिविजिबल पूछा गया है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फर्स्ट और लास्ट हमने देखी है नंबर, क्या ये 7 से डिवाइड हो सकती है। तो 7 से ये तो डिवाइड नहीं होती 100, और 999 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको काउंट ही क्यों करें, हमें तो पहला फर्स्ट डिजिट चाहिए 3 डिजिट नंबर पर। तो चलिए 100 में एक बार डिवाइड करके देख लीजिए कि 3 डिजिट नंबर वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा 7 में डिवाइड। तो 7 बन जा 7, रिमाइंडर 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, दूसरे 2 बच रहा है। तो मतलब कि अगर इसमें 2 और प्लस कर दिए जाते तो ये 102 होता, तो ये डेफिनेटली 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो अब ये रिमाइंडर नहीं बचता है, यहाँ रिमाइंडर 2 क्यों बचा है, ये रिमाइंडर 2 इसीलिए बचा है क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर 2 और ऐड कर दिए जाते इस 100 में तो पूरी बार डिवाइड हो जाता। तो चलिए हम हमारे इसमें 2 और ऐड कर देते हैं, 100 प्लस 2, मतलब कि जो पहला 3 डिजिट नंबर होगा 7 × 7 23 30 2 नहीं 5 और होता तो 5 और होता, यहाँ 5 और होता तो 2 नहीं 5 और मिल जाता। तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ रहा है। तो अगर इसमें 5 और प्लस कर दिया जाता तो ये जो नंबर आ रहा 105 डेफिनेटली। अब इसमें अगर आप 5 और ऐड कर दीजिए 105 का डिवाइड करके देख लीजिए, 105 में डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 5 7 5 जा
35 0, मतलब ये पूरी पूरी बार डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होता है वो 105 होगा। अब आप चाहे से इससे पहले वाला नंबर अज्यूम कीजिए, 105 में से 7 माइनस कीजिए, वो क्या आएगा 98 आ रहा है, 98 आ रहा है, लेकिन क्या वो 3 डिजिट नंबर है? नहीं है, तो हम उसको नहीं ले सकते। हमें सबसे पहले 3 डिजिट नंबर चाहिए हमारे एपी के लिए। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सा होगा? 105 होगा। इसी तरह से हम लास्ट टर्म में निकाल लेंगे। ये तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी एपी की। अब लास्ट टर्म डिविजिबल बाय 7 निकालना चाहते हैं, तो 999 में 7 का डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 अंदर 7, रिमाइंडर 2 बचा 29, अब 7 4 जा 38, रिमाइंडर 1 और ये 9, 7 2 जा 14, 5, मतलब कि 999 में से हम 5 माइनस कर दे तो डेफिनेटली जो नंबर आएगा वो है नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 5 माइनस कीजिए 999 में से 994, तो जो लास्ट टर्म है जो डिविजिबल बाय 7 होगी वो हमारी 994 होगी। तो इस तरह से हमने सबसे पहले ये चीज निकालनी जरूरी थी कि हमारी जो एपी है उसकी फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा वो पहला टर्म तो 505 होगा, और इस एपी में सबसे जो लास्ट टर्म पे जो आपको नंबर दिखाई देगा वो 999994 होगा। ठीक है, आप इसके आगे वाला नंबर भी निकाल सकते हैं क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो 7 प्लस करते जाइए, 105 में 7 प्लस कीजिए, क्या होगा 112, फिर 117। तो अभी तक आपने केवल जो हिंट दिया गया था कि 3 डिजिट नंबर निकालने वो भी केवल 7 से डिविजिबल हो, तो केवल इतने से हिंट से आपने एक एपी निकाल ली है ताकि आप आगे क्वेश्चन में बात कर पाए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमारे पास एपी का पता पड़ चुका है, फर्स्ट टर्म भी पता पड़ चुकी है और लास्ट टर्म भी पता पड़ चुकी है। ठीक है, तो आपको बस ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये कितने नंबर आ गए, जैसे 1 2 3 करके ये टोटल कितने नंबर आ चुके हैं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। पहले आपने क्वेश्चन में एन की वैल्यू फाइंड आउट की है वैसे भी। तो यहाँ पे अब हियर अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 105, डी क्या होगा, देखो 7 की टेबल चल रही है तो डी अपने आप ही 7 ही हो गया। तो डिफरेंस डी निकालना चाहे तो 112 माइनस 105 करके देख लीजिए तो भी वो 7 ही है। अब ये 9994 क्या है, तो 994 क्या है, हमारी nth टर्म दी गई है हमें, nth टर्म की वैल्यू दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन से नंबर पे। अगर यही बता दिया जाता तो हम डायरेक्टली आंसर बता सकते थे कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर आएंगे। तो चलिए नाउ वी नो कि an is equals to a plus n minus 1 into d होता है। तो वैल्यू पुट करें, an की वैल्यू 994, a की वैल्यू 1.5, n हमें पता करना है और d की वैल्यू है 7। तो चलिए 994 ये 105 जो इधर था उसको इधर ले आके माइनस हो जाएगा 105, इधर बचे n minus 1 7। तो 9 इसमें से माइनस करते हैं, 14 में से 5 गया 9, इधर 8 और ये 9, सो 14 में से 5 गया 9, इधर 8 और 9 में से 1 गया 8, 8 8 9 इज इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7 है और 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7। तो चलिए नंबर को वापस से नंबर लिखना, 8 8 9 माइनस का 5 इधर जाके +7 हो जाएगा। तो 8 8 9 में 7 प्लस करते हैं, हाँ तो ये हो गया 8 9 6 हो चुका है, इक्वल्स टू 7 है। हमें n की वैल्यू चाहिए तो n को इधर रखेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई में करा दी किसको जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। तो डिवाइड करता है 7 को, तो 7 1 जा 7 रिमाइंडर 1 19, 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर 56,
7 8 का 56। तो आपको n की वैल्यू भी पता पड़ चुकी है। मतलब इस 80 के अंदर तो फर्स्ट टर्म 105 थी और लास्ट टर्म जिसमें 994 थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने नंबर रखे हुए हैं? 128 नंबर रखे हैं। मतलब कि जो 3 डिजिट नंबर है टोटल, वो जो कि 7 से डिविजिबल है, वो कितने नंबर है टोटल? 128 नंबर है। तो क्लियर है कि टोटल नंबर डिविजिबल, टोटल 3 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 आर 128। क्लियर है? अब दोबारा से सॉल्व कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम केवल ये 6 क्वेश्चन देखेंगे और आप दोबारा भी इनको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा इस चैनल के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम डेली नए से नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि जब भी वीडियोस डालें तो आपको उसका हिंट मिल पाए। आपको सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको ये पता पड़ पाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।